स्टडी विथ बबलू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हैंडराइटिंग और सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। कार्बन 14 विधि द्वारा इसका काल निर्धारण किया गया था। किसने किया था? डीपी अग्रवाल ने। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 बीसी से 2750 बीसी तक था। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में दिया गया था। बर्टन बंधु जेम्स और विल्सन द्वारा पाकिस्तान से कराची के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हड़प्पा सभ्यता की सूचना जो कि सरकार को दी गई थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खोदाई की गई। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई में हड़प्पा 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसके समय कांसे की खोज हुई थी। चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे था। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी पर पड़ता है। दशक पश्चिम में सुतकांडोर जो कि पाकिस्तान में दशक नदी पर है। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। दक्षिण में दायमाबाद पड़ता है जो कि महाराष्ट्र में है। परवरा नदी के किनारे गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी है। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। यह रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं जैसे कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, हाथी का प्रमाण, तांबे की इक्का गाड़ी, मातृ देवी की मूर्ति जो कि हड़प्पा से मिली है, ओखली की लकड़ी जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं और मोहनजोदाड़ो पढ़ते हैं जो कि परीक्षा में हमेशा बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लारकाना जिला में सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वस्तुएं के बारे में जानते हैं जो कि पुरोहित का आवास मोहनजोदाड़ो से। पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदाड़ो से। कपास का प्रमाण मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो से। पशुपति शिव मोहनजोदाड़ो से। चलिए अब देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके
द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट मैके एवं गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया था। चनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। चनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में अवस्थित है। चनहुद्रो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। अगर परीक्षा में पूछता है कि एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर कौन सा है, चनहुद्रो, जो कि सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में अवस्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन से मिली हैं। चलिए देखते हैं, मेकअप के सामग्री कहाँ से मिला है, चनहुद्रो से। उस टाइम भी मेकअप के सामग्री था। लिपस्टिक, कंघी, शीशा, आईना चनहुद्रो से। मनके बनाने के कारखाना चनहुद्रो से। अलंकृत ईंट चनहुद्रो से। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैर के चिन्ह प्रमाण कहाँ से मिला है, चनहुद्रो से। गुड़िया का प्रमाण कहाँ से मिला है, चनहुद्रो से। चलिए आगे देखते हैं और क्लास को जारी रखते हैं। तो अब देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा के खोज या खुदाई बीबी लाल तथा बीके थापड़ द्वारा किया गया था। यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है, जो कि परीक्षा में यह बार बार क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा कहाँ अवस्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, काली रंग की चूड़ी का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जूता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हल मतलब जो कि किसानों द्वारा खेती किया जाता था बैलगाड़ी में, उस हल का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। पीलीबंगा भी राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा भी राजस्थान में पड़ता है और नोट में याद रखेंगे, पीलीबंगा भी राजस्थान में पड़ता है। देखें, अब हम देखेंगे रोपण। रोपण के खुदाई या खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में किया गया था। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। रोपण सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। रोपण सतलज नदी के तट पर पंजाब में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन रोपण से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी रोपण से मिले हैं। मानव के साथ कुत्ता का शव रोपण से मिला है। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं रोपण, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में किया गया था। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन रोपण से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी जो कि रोपण से मिला है। मानव के साथ कुत्ता का शव जो कि रोपण से मिला है। तो चलिए अब देखेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज खुदाई या खोज सूरज भान ने किया था। यह घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में अवस्थित है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल है। अब हम देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा के खोज या खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। पत्थरों का बना शहर धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं होता है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं होता है। धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं होता है। चलिए देखते हैं सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। लकड़ी की बनी हुई नालियां कहाँ से मिली है, धौलावीरा से। पत्थरों का बना शहर धौलावीरा से। धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं होता है। चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। 40वां स्थल 2021 में सबसे बड़ा धौलावीरा है, जो कि 39वां स्थल रमप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 41वां शांति निकेतन
पश्चिम बंगाल 2023 में शामिल किया गया था। 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है होलेश्वर कर्नाटक 2023। 43वां स्थल मोइदम जो कि असम का एक कब्रिस्तान है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में 2024 में शामिल किया गया था। अब देखेंगे सुरकोटदा। सुरकोटदा जो कि गुजरात में पड़ता है। घोड़ा का अस्थिपंजर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। घोड़ा के अस्थिपंजर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। चलिए तो अब हम देखते हैं लोथल। लोथल के खोज या खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। यह स्थल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? चलिए हम जानते हैं। गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में दरवाजे किस ओर खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। फारस की मुहर लोथल से। हाथी के दांत लोथल से मिले हैं। फारस की मुहर लोथल से मिले हैं। स्वास्थ्य का प्रमाण लोथल से मिले हैं। चावल के प्रमाण लोथल से मिले हैं। चलाक लोमड़ी तथा कौआ का प्रमाण लोथल से मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो चलिए अब हम देखते हैं रंगपुर। रंगपुर के खोज या खुदाई रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि रंगपुर के खोज या खुदाई किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। यह स्थल मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। रंगपुर मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगपुर से। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगपुर से। चलिए अब हम देखते हैं बनावली। बनावली बनावली के खोज या खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। बनावली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। बनावली रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। बनावली से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला है? मिट्टी के हल बनावली से। नली ढका हुआ नहीं था, यानी कि नली का प्रमाण था लेकिन वहां का जो नली था ढका हुआ नहीं था। इसका साक्ष्य मिला है बनावली से। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की बनावली की जो सड़कें थी वो सोज न होकर यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी आकृति में थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खुदाई गुजरात में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खुदाई गुजरात में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा था? पिगट ने कहा था। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो को जुड़वा शहर पिगट ने कहा था। तो चलिए एक नजर देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। धार्मिक मातृदेवी पशुपति शिव। व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था व्यापार करना। अर्थव्यवस्था इनका कृषि था। कपास मोहनजोदाड़ो से मिला है। सिक्का टेराकोटा पक्की मिट्टी की बनी हुई थी। मोहर सेलखड़ी की एक सिंह वाला बैल इस पे चित्रित था। बर्तन पक्की मिट्टी की थी जो कि लाल रंग से रंगाई की जाती थी। सभ्यता शहरी सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता थी और शांति प्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता थी। शांति प्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी का समाज कैसा था? मातृक स्थात्मक था। यहाँ पे जो भी सर्वोपरि माता होती थी, यानी कि मातृ प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, यानी कि वो इस चीज से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे कि लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। फिर गाय से परिचित नहीं थे लेकिन बैल से परिचित थे।
दास प्रथा नहीं थी, तलवार से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित भी नहीं थे और तलवार से भी परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे लेकिन मूर्ति से परिचित थे, नहर से भी परिचित नहीं थे, प्रदा प्रथा नहीं परिचित नहीं थे, वैश्यावृत्ति परिचित नहीं थे, जानकारी जानकारी थी ये दोनों से परिचित थे, सॉरी, प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति से ये दोनों से परिचित थे। चलिए देखते हैं आगे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, चारों ओर इसकी आकृति थी, भैंसा आसन के नीचे, भैंसा मुहर के जो सिक्का था उसके मुहर के नीचे जो था, आसन के जो इस पे बैठे हुए थे एक राजा, उसकी आसन के नीचे भैंसा की आकृति थी, नीचे हिरण, पैर के पास हिरण थी। हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्हें नगर का दर्जा मिला, देखते हैं किन किन हड़प्पा स्थल को नगर का दर्जा मिला। पहला मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा राखीगढ़ी, चौथा धौलावीरा, पांचवा कालीबंगा, छठा गढ़वारी वाला। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन बंदरगाह लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कालीन व्यापार तांबा खेतड़ी राजस्थान से, तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? खेतड़ी राजस्थान। सोना कोलार कर्नाटक से, टीन ईरान फारस, चांदी अफगानिस्तान, सीसा मेसोपोटामिया, दजला एवं फरात नदी के किनारे। विश्व का प्रथम सभ्यता था मेसोपोटामिया का सभ्यता। विश्व का प्रथम सभ्यता कौन था? मेसोपोटामिया का सभ्यता था, प्रथम ग्रामीण सभ्यता था। मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कुछ प्रमुख कारण क्या क्या थे। बाढ़, अर्नेस्ट मैके, रंगनाथ राव और जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। भूकंप, डिल्स के अनुसार, डिल्स कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण भूकंप ही है। आर्य के आक्रमण भी बताया। व्हीलर के अनुसार बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण आर्य के आक्रमण है। जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता विनाश हो गया, ये किनका कहना था? आस्टाइन एवं घोष के अनुसार कहना था कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। देखते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व का पहला नगरीय या शहरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। विश्व की नगरीय और शहरी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी।